बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 15 ऑफ गाइड एंड फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ में जो है आपके पास जो है वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी को डिस्कस किया हुआ है। इसमें आपके बारे बताया गया कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं तमाम में जो डिस्टेंसिबिलिटी होती है, ठीक है, तो ये जो है वो अलाउ करते हैं कि अकोमोडेट कर सकें जो कार्डिक आउटपुट, मतलब कि जो आउटपुट ऑफ हार्ट है उसको जो स्टोर कर सकें, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले आते हैं जी मोस्ट डिस्टेंसिबल जो होती है ना वेसल्स, वो आपकी वेन्स होती हैं, ठीक है। तो वेन्स जो होती हैं वो थोड़ी सी प्रेशर के इंक्रीज़ के साथ जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड जो है 0.5 से 1 लीटर ब्लड जो है एक्स्ट्रा ब्लड जो है वो स्टोर कर लेती हैं। तो इसलिए आप इनको रिजर्वायर, इनका फंक्शन होता है कि जब भी ज़रूरत पड़ती है सर्कुलेशन के अंदर ब्लड की तो ये आगे ब्लड को दे देती हैं। उसके बाद आते हैं यूनिट ऑफ वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी। आपको बताना चाहिए वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी किस तरह होती है, मतलब कि इंक्रीज़ इन वॉल्यूम पर राइज इन प्रेशर, मतलब मिलीमीटर राइज इन मर्करी प्रेशर के साथ जो है वो कहते हैं कि उसको रिप्रेजेंट किया हुआ वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी, उनके जितना वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है राइज इन प्रेशर के साथ, तो यहाँ की वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी को शो किया हुआ, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं डिफरेंस इन डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज जो होती हैं वो कहते हैं कि 8 टाइम लेस डिस्टेंसिबल होती हैं एज कम्पेयर टू वेन्स। तो जो वेन्स में ब्लड ज़्यादा स्टोर होगा एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज 8 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है। पुलमनरी सर्कुलेशन और पुलमनरी वेन्स के अंदर जो है वो कहते हैं पुलमनरी वेन्स ज़्यादा, दोनों सिमिलर ही सर्कुलेशन होती है, बट आर्टरीज़ का ये फ़र्क होता है कि आर्टरीज़ के अंदर जो प्रेशर होता है वो 6 टाइम कम होता है एज़ कम्पेयर टू सिस्टेमिक आर्टरीज़ के बनस्बत। तो वो कहते हैं कि हमने पढ़ा था कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी, जितना प्रेशर ज़्यादा होगा डिस्टेंसिबिलिटी उतनी कम होगी। तो सिस्टेमिक आर्टरीज़ में ज़्यादा प्रेशर है तो उनमें डिस्टेंसिबिलिटी कम होगी। तो यहाँ आपके पास शो किया हुआ है कि जो आपकी वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी होगी वो 6 टाइम ग्रेटर होगी किसमें, पुलमनरी आर्टरीज़ में एज़ कम्पेयर टू सिस्टेमिक आर्टरीज़। तो आते हैं पुलमनरी वेस्कुलर कंप्लाइंस पे। कंप्लाइंस क्या है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लड एक जगह जो है सर्कुलेशन में स्टोर हुआ पर राइज इन प्रेशर, राइज इन प्रेशर के साथ कितना क्वांटिटी ऑफ ब्लड जो है वो एक सर्कुलेशन के अंदर, एक पोर्शन ऑफ सर्कुलेशन के अंदर जो है वो स्टोर हुआ है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। वेस्कुलर कंप्लाइंस जो है वो डायरेक्टली पोर्शन वॉल्यूम के और इन्वर्सली पोर्शन है प्रेशर के। तो प्रेशर के इंक्रीज़ करने से कंप्लाइंस कम हो जाएगी और वॉल्यूम के इंक्रीज़ करने से कंप्लाइंस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो कंप्लाइंस और डिस्टेंसिबिलिटी में क्या फ़र्क है। अब कंप्लाइंस क्या होती है, कंप्लाइंस इज़ वी मल्टीप्लाई बाय जो आपकी डिस्टेंसिबिलिटी है उसके साथ, वॉल्यूम को आपने डिस्टेंसिबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लाइंस आएगी, ठीक है। तो एक हाईली, मतलब कि एक कंप्लाइंस है जिसकी हाई डिस्टेंसिबिलिटी है और वॉल्यूम उसका कम है तो उसकी कंप्लाइंस कम होगी, और एक ऐसी है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है और डिस्टेंसिबिलिटी कम है तो उसकी कंप्लाइंस ज़्यादा होगी। तो इसी पैराग्राफ में आपको ये बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आया था कि कंप्लाइंस ऑफ सिस्टेमिक वेन की कंप्लाइंस 24 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आर्टरी, बिकॉज उनकी जो डिस्टेंसिबिलिटी होती है वो 8 टाइम्स ज़्यादा होती है और वॉल्यूम उनका 3 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। तो 24 टाइम्स जो है उनकी कंप्लाइंस ज़्यादा होगी सिस्टेमिक वेन्स की एज़ कम्पेयर टू आर्टरी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आते हैं वॉल्यूम प्रेशर कर्व्स ऑफ आर्ट्रियल एंड वीनस सर्कुलेशन। इसको हम डायग्राम के जरिए डिस्कस करें। आप इस ग्राफ में देखें, आपके पास ये रिप्रेजेंट की हुई जो दरमियान वाली लाइन आ रही है आपके पास, ये शो कर रही है आपके पास नॉर्मल वॉल्यूम, मतलब एट्रियल सिस्टम को शो कर रही है, आर्ट्रियल सिस्टम को, कि इसमें जो है वो प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है और वॉल्यूम कम होता है स्टोर, ठीक है। और जो ये आपके पास ये वाली रिप्रेजेंट कर रही है कर्व, ये ब्लू वाली, ये जो है वो आपको शो कर रही है वीनस सिस्टम के, इसमें जो है वो प्रेशर ज़्यादा होगा और वेन्स जो इसका आपके पास वॉल्यूम होगा नहीं, इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम ज़्यादा होगा और प्रेशर कम होगा नॉर्मल कंडीशन में। और अगर आप सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाते हैं, मतलब स्टिमुलेशन करवा रहे सिंपैथेटिक सिस्टम की, तो इससे क्या होगा कि वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली कर्व आपके पास आएगी कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से कि वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा और प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे देख लें, यहाँ पर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से क्या हुआ कि वॉल्यूम जो है वो आपके पास क्या हो गया, कम हो गया और आपके पास प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। पहले प्रेशर कम था, अब प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो गया। और जब आप सिंपैथेटिक इनहिबिशन करेंगे तो उल्ट हो जाएगा। सिंपैथेटिक इनहिबिशन करने से आपका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया और प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया। और जो इधर देख लें आप, वॉल्यूम आपका जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया लेकिन प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया। तो ये आपके पास दोनों तरीक़ों से सिंपैथेटिक इनहिबिशन शो की हुई है।
अब आपके पास जो है वो इधर देखेंगे, आपके पास पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हेमरेज के अंदर बड़ा रोल है सिंपैथेटिक कंट्रोल। किस तरह है कि अगर आपकी सिंपैथेटिक टोन बढ़ जाती है, मतलब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाती है, तो स्पेशली इन वेन्स, तो इससे क्या होगा कि वेसल्स का जो साइज़ है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मली जो उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है वो नॉर्मली रन करता रहेगा, मतलब सर्कुलेशन अपनी कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि अगर फिर भी अगर इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, कोई इंजरी हो गई है, उसकी वजह से ब्लड लॉस बहुत लॉस हो गया, तो उसकी वजह से अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाती है तो ये आपकी वेन्स को जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर देगी, आपकी वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। कंस्ट्रिक्ट होंगी तो इस सर्कुलेशन को मेंटेन रखेंगी, ठीक है। उसके बाद आती है डिलेड कंप्लाइंस ऑफ दिस। अब इसमें क्या है कि अगर आपका थोड़ा सा आपने प्रेशर इंक्रीज़ की, मतलब वॉल्यूम एक शुरू में आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ कर गया, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आपकी मसल्स, स्मूथ मसल जो है उनकी स्ट्रेचिंग स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आना शुरू हो जाएगा। वो क्यों होगा कि थोड़ा सा आपने ब्लड थोड़ा सा ऐड किया, तो उससे क्या होगा कि वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब इलास्टिक डिस्टेंशन होगी वेन्स की, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जो आपके स्मूथ मसल्स हैं वो अपनी रिलैक्सिंग स्टेट में आना शुरू हो जाएंगे, और वो जो है वो क्या करेंगे, रिलैक्सिंग स्टेट में आना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर देगा, टेंशन डिक्रीज़ कर जाएगी। इस तरह के प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। इसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लड आगे ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए, तो ये उसको जो है वो सर्कुलेशन पे इफेक्ट होने नहीं देता, मतलब वो उसको अकोमोडेट कर लेती है सर्कुलेशन। और दूसरा इफेक्ट इसका क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया, तो ये ब्लड वॉल्यूम को डिमिनिश होने के बावजूद भी जो सर्कुलेशन को मेनटेन रखता है, ठीक है। तो ये देखें आपके पास कि आपने थोड़ा सा वॉल्यूम राइज़ किया, उससे क्या होगा, डिलेड कंप्लाइंस हुई, कंप्लाइंस डिले हुई, उसके बाद जो है वो डिक्रीज इन वॉल्यूम हुआ, और फिर डिलेड कंप्लाइंस हुई। तो ये आपके पास जो है ये शो किया हुआ है आपके पास कर्व कि प्रेशर का राइज आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ। ये आपको शो किया हुआ है कि वॉल्यूम के इंक्रीज़ करने से प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया, उसके बाद प्रेशर फॉल करना शुरू कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद फिर दोबारा जो वॉल्यूम है वो गिरना शुरू हो गया, उसके साथ प्रेशर भी गिरना शुरू हो गया, तो फिर दोबारा कंप्लाइंस आई और प्रेशर जो अपनी नॉर्मल स्टेट में जाना शुरू हो गया। तो अब आपके पास जो है ये है एट्रियल प्रेशर पल्सेशन। इसमें आपने याद रखना है कि कंप्लाइंस ऑफ एट्रियल ट्री, जो एट्रियल ट्री होती है, आर्टियल ट्री जो होती है, उसकी कंप्लाइंस जो है वो इन्वर्स से रिलेटेड होती है प्रेशर पल्सेशन। क्या प्रेशर पल्सेशन क्या है, इसको हम देखते हैं। आपने एक बंदे की प्रेशर पल्सेशन जो अयोटा की रूट पे जो है रिकॉर्ड की, उससे पता लगा कि एक बंदे का सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना है, 120 है, और डायस्टोलिक कितना है आपके पास, 80 है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो आपकी पल्स प्रेशर होगा, ठीक है। पल्स प्रेशर जो है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आएगा, कितना आया, 120 माइनस 80, 40 आया। ये क्या है, पल्स प्रेशर है। अब पल्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्लाइंस। कंप्लाइंस तो हमने कहा कि कैपेबिलिटी ऑफ कोलैप्सिंग, और जो स्ट्रोक वॉल्यूम हमने कहा, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि आपकी जो स्ट्रोक वॉल्यूम है कि कितना जो ब्लड जो है वो बाहर निकल रहा है, मतलब वेंट्रिकल से, मतलब एंडास्टोलिक वॉल्यूम के अंदर से कितना जो है वो ब्लड आपका सिस्टोल के दरमियान जो है वो निकल रहा है हार्ट से बाहर, ठीक है। तो ये आपके पास शो किया हुआ है। और तीसरे नंबर पे इजेक्शन फ्रॉम दी हार्ट ड्यूरिंग डायस्टोल। ये तीसरा है कि कैरेक्टर ऑफ इजेक्शन जो है वो थर्ड है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट आता है। देखें, अब आपके पास क्या है कि स्ट्रोक वॉल्यूम आपने इंक्रीज़ किया, उससे क्या होगा कि आपका पल्स प्रेशर जो है वो राइज कर जाएगा, लेकिन जो आपके कंप्लाइंस है वो कम हो जाएगी। जैसे ही आपके पास ये कोई डिजीज़ आ गई, एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज़ आ गई, इसमें क्या होगा कि वो नॉन कंप्लाइंट हो जाती हैं आपकी वॉल्स। नॉन कंप्लाइंट होने की वजह से वो हार्डनिंग हो जाती है वॉल्स की, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका पल्स प्रेशर राइज कर जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि पल्स प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रोक वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्लाइंस। कंप्लाइंस ज़्यादा हुई, पल्स प्रेशर कम हुआ, पल्स कंप्लाइंस कम हुई तो पल्स प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये आपने याद रखना है, ये फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इससे आप टिश्यू परमेबिलिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आते हैं एबनॉर्मल प्रेशर, पल्स प्रेशर जो है वो कौन कौन से होते हैं, कुछ डिजीज़ में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आयोटिक वॉल स्टेनोसिस। इसमें क्या है कि आपका आयोटिक वॉल जो होता है वो ओपनिंग उसकी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से आयोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है, और ब्लड फ्लो जो आउटवर्ड हो रहा था कि वो आयोटिक वॉल से जो लीव कर रहा था ब्लड, वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो क्लोजिंग हो रही है, उसकी ज़्यादा ओपनिंग नहीं हो रही। तो ये वाली आपकी जो है वो पल्स प्रेशर रिकॉर्ड होगा, ये वाला, ठीक है। तो उसके बाद अब आपके पास आ जाता है जी दूसरे नंबर पे पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। इसमें आपने याद रखनी है कि जो
ब्लड है जो आयोटा से आयोटा के अंदर पंप हो रहा है बाय लेफ्ट वेंट्रिकल के ज़रिए, तो इसमें क्या होगा कि आपका ये जो ब्लड आ रहा था वो किधर चला जाएगा, डक्टस ओपनिंग, वाइड ओपनिंग ऑफ डक्टस की वजह से क्या होगा कि वो पुलमनरी आर्टरी में चला जाएगा और लंग्स में चला जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो फॉल कर जाएगा ड्यूरिंग नेक्स्ट हार्ट बीट। ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। तो ये आपके पास जो है वो डक्टस आर्टरियोसिस का ग्राफ बनाया हुआ है ये वाला, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं आयोटिक रिगर्जिटेशन। इसमें आपने याद रखना है कि आयोटिक वॉल्व जो होता है वो एब्सेंट होता है, आयोटिक वॉल्व नहीं होगा। इसकी वजह से जब भी प्रेशर जो आयोटा वेंट्रिकल से जो है वो ब्लड आयोटा में आएगा तो वो दोबारा जो है आयोटा से ब्लड जो है, जब आयोटा से ब्लड जो है वो दोबारा किस में चला जाएगा, वेंट्रिकल्स में एंटर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कोई इंसिजूरा जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी क्योंकि आयोटिक वॉल्व ही नहीं है जिसकी वजह से वो प्रेशर वापस लेके जा सके। तो आपके पास ये वाली कर्व आएगी, इंसिजूरा प्रोड्यूस नहीं होगा। इंसिजूरा आपके पास जो है ये वाला जो है ये इंसिजूरा आपके पास प्रोड्यूस होता है नॉर्मल उसमें, जो इसमें प्रोड्यूस नहीं होगा। उसके बाद अब आपके पास आ जाते हैं जी ट्रांसमिशन ऑफ दी प्रेशर पल्स टू दी पेरिफेरल आर्टरीज। पेरिफेरल आर्टरीज में जब भी आप थोड़ा सा ब्लड जो है वो आयोटा के अंदर रिजेक्ट करते हैं सिस्टोल के अंदर, तो पहले थोड़ा प्रोक्सिमल पार्ट में जाता है, डिस्टल पार्ट में ब्लड एंटर नहीं होता क्योंकि इनर्शिया डेवलप होता है। तो थोड़ी देर बाद जो वो प्रेशर बढ़ना शुरू होता है तो वो इनर्शिया को ओवरकम कर लेता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो पेरिफ्रीज में जाना शुरू हो जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रेशर पल्स ट्रांसमिशन आपके पास आयोटा के अंदर 3 से 5 है, जो थोड़ी है, वेलोसिटी थोड़ी है एज कम्पेयर टू कंप्लाइंस, क्योंकि कंप्लाइंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी जो है प्रेशर पल्स की। तो जितनी ज़्यादा कंप्लाइंस होगी प्रेशर पल्स उतनी कम होगी उसकी वेलोसिटी। तो आयोटा में सबसे ज़्यादा होती है कंप्लाइंस, तो इसलिए जो है उसकी प्रेशर पल्स जो है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू जो आपकी स्मॉल आर्टरीज़ हैं उनमें जो कंप्लाइंस बहुत कम होगी तो उनकी वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ये आपने याद रखनी बात। ओके इसमें आपके पास बताया हुआ है कि डैम्पिंग ऑफ द प्रेशर पल्स इन दी स्मॉल आर्टरीज। इसमें आपके पास बताया कि जैसे ही थोड़ी देर बाद जो है ना, जब छोटी छोटी आर्टरीज आना शुरू होती हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो प्रेशर पल्स की इंटेंसिटी होती है ना वो कम होती जाती है। जैसे आप कैपिलरीज में जाते हैं, मतलब कैपिलरी स्मॉल आर्टरीज में आर्ट्रियोल्स में एंटर होते हैं और कैपिलरीज में एंटर होते हैं, तो वो प्रेशर पल्स जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है। हाउ एवर कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर पल्स जो है वो कभी कभी ज़्यादा ट्रांसमिट हो जाती है, तब जब आयोटिक पल्सेशन ज़्यादा हो या आर्ट्रियोज जो है वो ग्रेटली डायलेटेड हो, तब प्रेशर जो है वो पल्सेशन जो है वो कैपिलरीज में ट्रेवल हो जाती है। अब ये जो पल्सेशन है इसका डिक्रीज़ कर जाना पेरिफेरी की तरफ, इसको डैम्पिंग कहते हैं। अब डैम्पिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और कंप्लाइंस। रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा कम जो है वो पल्सेशन ट्रैवल करेगी, पल्सेशन कम ट्रैवल करेगी तो आपके जो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो आगे फॉरवर्ड होगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आपके पास है कंप्लाइंस। कंप्लाइंस जो है वो डैम्प करती है पल्सेशन को, मतलब कंप्लाइंस जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उससे पल्सेशन जो है वो डैम्पिंग ज़्यादा होगी और पल्सेशन बहुत कम आगे ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो ये भी आपके पास शो किया हुआ है कि आपका जो ब्लड फ्लो है उसको ज़्यादा होना पड़ेगा कि वो वेव फ्रंट को, जो पल्स वेव फ्रंट है उसको उसकी इंक्रीज़ करवा सके प्रेशर, मतलब प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करवाने के लिए जो है आपको लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी। तो डैम्पिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस और कंप्लाइंस, ठीक है। अब ये जो क्लिनिकल्स आपके पास हैं ये हम जो है वो एक नई वीडियो में डिस्कस करेंगे अपनी, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा इधर आपके पास बताया हुआ है कि एज के साथ साथ जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंसिबिलिटी कम होती जाती है, हार्डनिंग ज़्यादा होती जाती है, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन क्रिएट होती है, इस वजह से हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद है मीन एट्रियल प्रेशर। मीन एट्रियल प्रेशर का आपको पता होना चाहिए। मीन एट्रियल प्रेशर होता है कि एवरेज एट्रियल प्रेशर जो मेजर होता है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम के साथ जो मीन एट्रियल प्रेशर जो आप मेजर करते हैं उसको आप जो है मीन एट्रियल प्रेशर कहते हैं, जितने एट्रियल प्रेशर है उनका एवरेज निकाल के, ठीक है। अब आप इसको ये नहीं कह सकते ये सिस्टोल और डायस्टोल का एवरेज है, क्यों? क्योंकि एक कार्डिक साइकिल के अंदर जो है ज़्यादा पोर्शन डायस्टोल का होता है एज़ कम्पेयर टू सिस्टोल। तो 60% जो है डायस्टोल का काम होगा एज़ कम्पेयर टू 40% जो है वो सिस्टोल का काम होगा। तो अगर एक बंदा उसका कार्डिक जो हार्ट बीट ज़्यादा हो गई है तो उससे क्या होगा, कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन कम होगा मतलब कि उसका जो डायस्टोल होगा वो कम हो जाएगा, सिस्टोल ज़्यादा हो जाएगा। तो इस बंदे में जो है वो सिस्टोल का ज़्यादा रोल होगा एज़ कम्पेयर टू डायस्टोल। तो ये मोस्टली एवरेज पे आ जाएगा कि सिस्टोल और डायस्टोल का नॉर्मल उस पर आ जाएगा।
अब हम डिस्कस करते हैं वेन्स को कि वेन्स और उनके फंक्शंस क्या हैं। इस पैराग्राफ में आपको बताया गया कि वेन से जो ज़्यादा ब्लड फ्लो करता है हार्ट को, हमने कहा कि ब्लड इनके अंदर ज़्यादा फ्लो करता है, इनकी डिस्टेंसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, इनमें प्रेशर थोड़ा कम होता है, ठीक है। इनमें डिस्टेंसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज़्यादा होता है। और वीनस पम्प्स होते हैं जो ब्लड को जो है वो फॉरवर्ड मूव करने में, वन वे पम्प्स होते हैं जो ब्लड को फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करते हैं टुवर्ड्स दी हार्ट एज़ कम्पेयर टू कि वो स्प्रेड हो जाए डिफरेंट जगहों पर, इसलिए उसको प्रिवेंट करते हैं वीनस पम्प्स। ओके अब हम डिस्कस करते हैं वीनस प्रेशर और राइट एट्रियल प्रेशर क्या होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो भी ब्लड आ रहा होता है सिस्टेमिक वेन से उसने राइट एट्रियम के अंदर फॉल करना है, तो हम राइट एट्रियम को जो है वो क्या कंसीडर करते हैं, सेंट्रल वीनस प्रेशर कंसीडर करते हैं। ये सेंट्रल वीनस क्योंकि इधर से सेंटर के तौर पे एक्ट करता है और इसको जो हम सेंट्रल वीनस प्रेशर के तौर पे कंसीडर करते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए राइट एट्रियल प्रेशर को रेगुलेट कौन कौन सी चीज़ें करती हैं। अगर बैलेंस हो आपका कि जितना राइट एट्रियल प्रेशर आ रहा है उतना ही जो है वो निकलना चाहिए, मतलब कि उसका जो है वो हार्ट जो वो पंप करे ब्लड राइट एट्रियम से जो है वो वेंट्रिकल्स में और वो बाद में लंग्स में चला जाए, और वो जो ब्लड है वो ब्लड जो है वो पेरिफेरल वेन से जो राइट एट्रियम में आ रहा है उनके दरमियान बैलेंस हो, जितना आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा हो। ये अगर बैलेंस हो तो उससे राइट एट्रियल प्रेशर जो है रेगुलेटेड होता है। अगर राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, अगर मतलब कि आपका हार्ट ज़्यादा पंप कर रहा होगा तो उससे राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो फॉल कर जाएगा। और कभी कभी ऐसी कंडीशंस जो डिजीज़ वाली कंडीशन जिसमें हार्ट वीक हो जाता है तो उसमें राइट एट्रियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अब कुछ ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जैसे वीनस प्रेशर अगर आपका जो आ रहा है वीनस रिटर्न इंक्रीज़ करने से जो है वो राइट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज़ करता है। अब हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे जिससे राइट एट्रियल प्रेशर जो इंक्रीज़ कर जाता है। अगर आपका ब्लड वॉल्यूम जो आ रहा है वो इंक्रीज़ कर जाता है उससे राइट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। और अगर जो है वो लार्ज वेसल्स मतलब कि लार्ज वेसल्स जो है वो इंक्रीज़ कर गई हैं तो उनका पेरिफेरल वीनस प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है। और डायलेशन ऑफ आर्ट्रियोल्स मतलब आर्ट्रियोल्स की अगर आप डायलेशन करवा देंगे तो उनसे भी जो है वो वीनस प्रेशर जो है वीनस रिटर्न इंक्रीज़ करेगा और इंडायरेक्टली आपका राइट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। और रेजिस्टेंस के डिक्रीज़ करने से जो है राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करता है। अब यही जो फैक्टर्स जो हमने इसके डिस्कस किए हैं वही कार्डिक आउटपुट के ऊपर भी इफेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम वैल्यू बहुत सी जो एबनॉर्मल कंडीशंस के अंदर 20 से 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक जो है राइट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। कुछ हार्ट फेलियर्स के अंदर, कुछ मैसिव ट्रांसफ्यूजन के अंदर जो है वो ब्लड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। और कुछ लोअर लिमिट्स होती हैं आपके राइट एट्रियल प्रेशर की, वो -3 से -5 तक भी एग्जिस्ट करता है कुछ कैविटी एब्डोमिनल कैविटी के करीब। कुछ कभी हेमरेज वगैरह हो जाए तब जो है वो हार्ट की जो वेसल्स हैं वो डिप्रेस हो जाएं तो इससे जो है वो ब्लड फ्लो टू हार्ट जो है वो -3 से -5 तक इंक्रीज़ कर जाता है, राइट एट्रियल प्रेशर का इतना फॉल कर जाता है। तो ये हेमरेज जैसी कंडीशंस वगैरह में आ जाता है। उसके अलावा वीनस रेजिस्टेंस और पेरिफेरल वीनस प्रेशर आपको पता होना चाहिए। लार्ज वेन्स जो होती है ना वो जो है वो डिस्टेंसिबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है, उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, उनमें बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो करता है। तो इनको डिस्कस करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि जो थॉरक्स की हैं कुछ लार्ज वेन्स, कुछ थॉरक्स की हैं, कुछ आर्म्स की हैं और कुछ जो हैं वो आपकी नेक की वेन्स हैं जो कंप्रेस होती हैं डिफरेंट जो मैकेनिज्म्स वगैरह। जैसे थॉरक्स है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है वो कंप्रेस हुआ होता है ताकि इम्पीड कर सके ब्लड फ्लो। आर्म्स वगैरह जो है वो रिब्स की वजह से होती हैं कंप्रेस। उसके बाद नेक वेन्स जो हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से होती हैं। उसके अलावा आपकी एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स वगैरह की वजह से जो है वो प्रेशर जो है उनका कम हुआ होता है, ठीक है। उनके ब्लड फ्लो को भी जो है लार्ज वेन्स में भी ब्लड फ्लो को जो है वो कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, तो ये आपने याद रखना है। उसके अलावा जो कुछ स्मॉल वेन्स हैं उनके अंदर जो आपका प्रेशर होता है वो +4 से +6 ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू राइट एट्रियल प्रेशर। जो राइट एट्रियल प्रेशर होता है उससे 6 से 7 गुना ज़्यादा होता है, 6 से 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ज़्यादा ही होता है स्मॉल वेन्स की नस्बत। इफेक्ट ऑफ हाई राइट एट्रियल प्रेशर ऑन दी। अब देखिए राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो हमने कहा कि कुछ डिजीज़ जैसे प्रेगनेंसी वगैरह नॉर्मल 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कुछ 4 से +6 जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है डिफरेंट कंडीशंस वगैरह के अंदर, ठीक है। और अगर इंक्रीज़ करता है, ठीक है, सपोज इंक्रीज़ किया उसने, थोड़ा सा इंक्रीज़ किया तो उससे जो है वो क्या हुआ कि वो ब्लड जो वो बैकअप हो रहा है लार्ज वेन्स के अंदर। लार्ज वेन्स जो हैं वेन्स जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर दी, मतलब कि वेन्स जो है वो इनलार्ज होना शुरू कर गई हैं, ठीक है। और उनके जो कोलैप्सिंग पॉइंट्स हैं वो ओपन अप होना शुरू हो गए हैं। अब अगर आप और राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ाएंगे तो इससे तो हार्ट की वीकन हो जाएगा। हार्ट जो वो इतना वीक हुआ होता है कि वो जो है वो इतना ज़्यादा ब्लड बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, मतलब इतना ज़्यादा राइट एट्रियल प्रेशर में बर्दाश्त कर ही नहीं सकता इंक्रीज़। तो क्या होगा कि जो आपकी लिम्स होंगी ना उनका जो पेरिफेरल वीनस प्रेशर वो इंक्रीज़ कर जाएगा।
तो जो है वो ये राइट एट्रियल प्रेशर का जो इतना इंक्रीज़ है वो इतना हार्ट पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसी वजह से जो है वो अर्ली हार्ट फेलियर के अंदर जो स्टेजेस होती हैं उसके अंदर जो है पेरिफेरल वीनस प्रेशर जो है वो इतना एलिविएटेड नोटिस नहीं किया जाता, ठीक है, क्यों वो इसी वजह से होता है क्योंकि लिम्स जो है वो उसको अकोमोडेट कर रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं इफेक्ट ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, मतलब कि कुछ कंडीशन होती है जिसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ कर देता है। 15 से 30 प्रेगनेंसी की कंडीशन या कोई ट्यूमर हो जाए या ओबेसिटी हो जाए उसके अंदर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेशर। तो ये प्रेशर का राइज जो है वो आपकी जो लेग्स है उनके प्रेशर को जो है वो इंक्रीज़ करता है। सपोज़ कि अगर आपका प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर गया, ठीक है, राइट एरियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर गया, तो वो क्या करेगा कि प्रेशर इन दी वेन्स जो है ना लेग्स की उनको पहले इंक्रीज़ करवाएगा एज़ कम्पेयर टू के एब्डोमिनल प्रेशर की जो वेन्स है, मतलब कि वेन्स जो हैं एब्डोमिनल वेन्स हैं उनके प्रेशर को इंक्रीज़ करवाने की बनस्बत वो क्या करेगा कि पहले किसको ओपन करवाएगा, मतलब कि जो आपका लिम्स का जो प्रेशर होगा उसको इंक्रीज़ करवा देगा। उसके बाद जो एब्डोमिनल वेन्स ओपन होंगे उनमें ब्लड एंटर होगा, क्योंकि अगर ऐसे होगा तो इससे क्या होगा कि जो ब्लड है वो सारा हार्ट की तरफ चला जाएगा और हार्ट की जो अटैक भी हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। तो इस तरह की कंडीशन में कि अगर एब्डोमिनल प्रेशर 20 है आपके पास, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर 20 इंक्रीज़ किया है, तो लोएस्ट पॉसिबल प्रेशर जो होगा ना फीमोरल वेन्स मतलब जो लिम्स की वेन्स होगा उसका 20 होगा लोएस्ट, और इससे ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो पहले अगर आपकी 20 राइज़ किया है तो इससे जो आपकी लिम्स का प्रेशर वो इंक्रीज़ करेगा, लिम्स का प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो वो एग्जर्ट करेगा फोर्स और वो जो है वो उसको बैलेंस कर देगा, मतलब कि इतना इंक्रीज़ नहीं करवाएगा। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल प्रेशर ऑन द वीनस प्रेशर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ग्रेविटेशनल प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये क्या होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो वेट ऑफ द वाटर की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है उसको आप ग्रेविटेशनल प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है, एक बंदा स्टैंडिंग है उसका जो प्रेशर होता है फीट के अंदर वो होता है 90 + 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। वो होता है ग्रेविटेशनल वेट ऑफ द ब्लड की वजह से जो वेन्स के अंदर फ्लो कर रहा होता है हार्ट और फीट के दरम्यान। तो अगर वीनस प्रेशर आप किसी भी लेवल ऑफ द बॉडी के ऊपर देखना चाहते हैं तो वो प्रोपोर्शनल होगा 0 से 90 के दरम्यान। अब इस डायग्राम पे आते हैं। अब ये डिफरेंट आपके पास शो किए हुए हैं कि वीनस प्रेशर क्या एग्जिस्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल प्रेशर क्या एग्जिस्ट करते हैं। तो आपके पास दिया हुआ है इस लेवल पे, अगर आपका इस लेवल पे आर्म के लेवल पे मतलब रिब फर्स्ट रिब के लेवल पे देखें तो ये होगा +6 मिलीमीटर, ठीक है, +6 मिलीमीटर होगा। और अगर आप जो है वो हैंड को पूरा कंसीडर करें इसके साथ मिलाकर फर्स्ट रिब और हैंड पूरा हो तो ये 29 आप प्लस कर दें 6 में तो कितना होगा 35 +35 मिलीमीटर आ जाएगा। उसके अलावा एब्डोमेन में कितना एग्जिस्ट कर रहा है +22 मिलीमीटर। उसके अलावा ये नेक में कितना एग्जिस्ट कर रहा है 0 मिलीमीटर। उसके अलावा आपकी लेग में जो है वो +40 मिलीमीटर एग्जिस्ट कर रहा है। और ये आपका ग्रेविटेशनल प्रेशर जो आपकी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है पाँव में वो कितना है +90 है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम सैजिटल साइनस। जो सैजिटल साइनस ऑफ ब्रेन में एग्जिस्ट कर रहा है वो -10 है। ये नेगेटिव सक्शन होती है क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक सक्शन होती है, एग्जिस्ट कर रही होती है टॉप ऑफ द स्कल और बेस ऑफ द स्कल के अंदर। तो अगर आप क्या करते हैं सर्जरी के दरमियान ओपन कर देते हैं ना स्कल को तो उससे क्या होगा कि जो एयर है ना वो सक होना, मतलब एयर जो है वो अंदर एंटर होना शुरू कर देगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि डेथ हो सकती है, कि हार्ट के अंदर एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा हार्ट के अंदर और जिसकी वजह से क्या होगा कि डेथ हो सकती है बंदे की। उसके अलावा ये जो है ये तो हमने वेन्स के अंदर डिस्कस किया ना। अब आर्टरीज़ और कैपिलरीज वगैरह के अंदर भी बड़ा ग्रेविटेशनल फैक्टर का रोल होता है कि जो ग्रेविटेशनल फैक्टर होता है ये आपके आर्टरीज़ का प्रेशर जो है वो सपोज़ के आपके हार्ट के लेवल पे 100 था तो जो आपके फीट के लेवल पे आएगा जो प्रेशर आएगा वो 190 होगा। 100 तो जो आर्टरियल प्रेशर आ रहा था और 90 जो ग्रेविटेशनल की वजह से फैक्टर की वजह से इंक्रीज़ कर रहा है तो 190 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं जी वीनस वॉल्स और वीनस पंप्स। इनका क्या फ़ायदा होता है कि अगर आपकी 90 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशन एक बंदा जो स्टैंडिंग है उसके अंदर है, तो अगर एक बंदा जो मूव करना शुरू करता है तो उसकी टाइट होंगे मसल टाइट होंगे, उसकी वेन्स का प्रेस करेंगे और ब्लड को पीछे फेंकने की कोशिश करेंगे। अब इन वॉल्स का क्या काम होगा कि ये ब्लड को एक डायरेक्शन में लेके जाएंगे, मतलब हार्ट की तरफ लेके जाएंगे ब्लड को, कि हार्ट की तरफ ब्लड जाए वेन्स लेग्स की वेन से लेकर, ठीक है। तो वीनस पंप्स होते हैं जो इस काम को जो इंश्योर करवाते हैं कि वो ब्लड जो है वो उधर से निकल के उधर की तरफ जाए, ठीक है। तो जो ब्लड रह जाएगा पीछे आपके पास फुट में वो कितना होगा +20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रह जाएगा, +90 से +20 रह गया, बाकी सारा जो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक बंदा अगर स्टैंड कर रहा है स्टिल, उसने कोई काम नहीं किया
तो उसका जो दोबारा रिस्टोर हो जाएगा ग्रेविटेशनल वैल्यू 90 तक, ठीक है। और कैपिलरीज का भी प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है कि उनकी लीकेज होना शुरू होती है प्रोटीन वगैरह की, जिसकी वजह से लेग स्वेल करना शुरू कर देती है और ब्लड वॉल्यूम डिमिनिश हो जाता है। अबाउट 10 to 20% जो वॉल्यूम होता है वो सर्कुलेशन में से निकल जाता है। अगर एक जैसे सोल्जर एक बहुत 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो खड़ा, एक सोल्जर 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो खड़ा रहे, स्टैंड स्टिल कर रहा है, तो उसके अंदर ऐसा होगा कि उसकी जो कैपिलरी से प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, उसकी बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा वेरिकोज वेन अगर ये वॉल्व जो है इनकम्पिटेंट हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड जो है वो वापस नहीं जा पाएगा हार्ट की तरफ, और ब्लड का जो वॉल्व्स हैं उनके ऊपर बड़ा इफेक्ट आएगा, उनका प्रेशर बहुत इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से वॉल्व्स ब्रेक हो जाएंगे और जो लेग्स हैं उनके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, स्वेल होना शुरू हो जाएंगी और वेरिकोज वेन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, और बहुत पेन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। कैपिलरी और वीनस प्रेशर बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगा, जिसकी वजह से लीकेज ऑफ फ्लूइड हमने कहा वो कैपिलरी प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से प्रोटीन लीकेज बहुत होगी और एडीमा हो जाएगा, ठीक है। एडीमा होगा तो वो मसल्स की जो न्यूट्रिशन थी जो प्रोवाइड कर रही थी ये वेन्स वगैरह से जो न्यूट्रिशन जा रही थी वो भी डिक्रीज़ कर जाएगी और वो पेनफुल कंडीशन कॉज करेगी और स्किन वगैरह जो है उसकी अल्सर हो जाएगा, ठीक है, और एलिविएशन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो अगर आप इसको ट्रीट करना चाहते हैं, इसकी ट्रीटमेंट का यही है कि आप जो है वो एलिविएट करें लेवल ऑफ ब्लड को, मतलब कि आपने जो है वो टांग को ज़रा उठा के रखना है एट द लेवल ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट के साथ बिल्कुल ऐसे आप अपनी टांग को उठा के रखें ताकि जो है वो ब्लड जो है वो या टाइट बाइंडर्स जो है वो आप अपनी टांग पे बांधें ताकि जो ब्लड है वो एडीमा ना हो सके, उसको प्रिवेंट करने के लिए आप सारे तरीके अपनाते हैं, ठीक है। ओके, ये जो क्लिनिकल्स वगैरह हैं ये हम अपने अलहदा वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं। ओके, ये आपके पास ब्लड रिजर्वायर फंक्शन शो किया हुआ है कि बहुत ज़्यादा 60% ऑफ दी ऑल ब्लड रिजर्वायर जो होता है वो वेन्स के अंदर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड जो है इसमें से फ्लो कर रहा होता है, और ये ब्लड रिजर्वायर के तौर पर एक्ट करते हैं कि जो सर्कुलेशन में अगर ज़रूरत हो ब्लड की तो उनको पहुँचाते हैं। इस पैराग्राफ में ये बयान किया हुआ है। उसके अलावा स्पेसिफिक रिजर्वायर्स आपके पास शो किए हैं, स्प्लीन एक्ट करते हैं, उसके अंदर 100 मिलीमीटर जो है वो ब्लड स्टोर हो सकता है। लीवर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा 100 मिलीलीटर्स का स्टोर हो सकता है। लार्ज एब्डोमिनल वेन्स उसमें 300 हो सकता है। वीनस फ्लेक्सिस में जो है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट शो किए हुए हैं कि किस तरह जो है वो ब्लड फ्लो होता है और कि कौन कौन से रिजर्वायर्स के तौर पे वेन्स एक्ट करती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास है स्प्लीन एज ए रिजर्वायर, हमने ये पहले भी पढ़ चुके हैं, ब्लड फिजियोलॉजी में भी डिस्कस करेंगे कि स्प्लीन जो है वो ब्लड रिजर्वायर के तौर पे एक्ट करती है और ये जो है वो रेड ब्लड सेल को स्टोर करके रखती है, ठीक है। वो उनके ट्यूबरक्ले वगैरह के अंदर जो है स्टोर होके हुए होते हैं। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो इनके अंदर मैक्रोफेजेस वगैरह होते हैं जो हीमेटोक्रिट वगैरह जो बहुत इंक्रीज़ कर देते हैं, स्प्लीन जो है वो इसको स्टोर करके रखती है, ठीक है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।